दोस्तों, सूरत के अंदर एक करोड़पति व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम राजेश है। और राजेश जो कि कई कंपनियों का मालिक है और उन्होंने अपनी सारी कंपनियों पर मैनेजर रखे हैं जो मैनेजर का पूरा लेखा जोखा उसे घर पर ही दिखा दिया करते हैं, यानी कि रुपए पैसों को उसके पास कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छी तरह से उसका समय व्यतीत हो रहा है। वह घर पर अपने परिवार के साथ रहा करता है। उसका एक लड़का है जिसकी उम्र 16 साल है। एक दिन सुबह सुबह वह अपने घर के गार्डन में बैठकर अखबार पढ़ रहा था और साथ में चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी अचानक से उसके बेटे का एक दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। राजेश बैठा बैठा अपने बेटे और उसके दोस्त को देख रहा था और देखने के बाद उसे अपने एक दोस्त की याद आ जाती है। इसके बाद जो राजेश होता है वह अपने दोस्त से मिलने का फैसला करता है और घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से सामान पैक करने के लिए कहने लगता है और कहता है कि हमें अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना है। तो उसकी पत्नी उससे पूछने लगती है कि कौन सा दोस्त और किससे तुम मिलने जा रहे हो। तो वह कह देता है कि मैं अपने दोस्त मोहनलाल से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इस नाम को सुनते ही उसकी पत्नी एकदम से इस बात के लिए तैयार हो जाती है और कहने लगती है कि ठीक है, मैं सामान पैक कर लेती हूँ और हम दोनों चलेंगे उनसे मिलने के लिए। पत्नी सामान पैक करने लगती है, लेकिन तभी जो राजेश होता है वह बाहर आता है और बाहर आकर अपने बेटे से भी तैयार होने के लिए कहने लगता है। अब बेटा पूछता है कि पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं, तो वह कहता है कि एक खास आदमी है और उससे तुम्हें मिलना है। इस बात को सुनकर बेटा कहने लगता है कि पिताजी आप चले जाओ, लेकिन पिता कहता है कि नहीं बेटा, तुम्हारा उससे मिलना जरूरी है। इसके बाद बेटा भी अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और सभी लोग तैयार होकर वहां से निकलने लगते हैं। धीरे धीरे सफर तय होता है और सफर तय करने के बाद वह लोग सीधा बिहार पहुंच जाते हैं। अब बिहार आने के बाद जो राजेश नाम का व्यक्ति होता है वह वहीं के एक नजदीकी बैंक में जाता है और बैंक से लगभग 10 से 12 लाख रुपए निकाल लेता है। बैठने के बाद इस सफर को दोबारा से तय करने लगता है। अब जैसे ही बेटा देखता है कि पिता ने ढेर सारे पैसे निकाले हैं तो वह उससे पूछने लगता है कि पिताजी आपने इतने सारे पैसे क्यों निकाले हैं। इस बात को सुनकर पिता मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि बेटा, इन पैसों की जरूरत है, किसी का हम पर कर्ज है और उस कर्ज को मुझे चुकाना है। अब यह बात बेटे को बिल्कुल भी हजम नहीं होती है क्योंकि उसके पिता काफी पैसे वाले थे, तो उनके ऊपर किसी का कर्ज होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो वह कहने लगता है कि पिताजी आप क्यों मेरी टांग खिंचाई कर रहे हो, आपके ऊपर भला किसका कर्ज है। तो वह कहने लगता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद बताना कि मुझ में पर कर्ज है या नहीं है। तो बेटा भी इस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है और माँ इस बात को देखकर समझ गई थी कि अब उसका पति अपने बेटे को कौन सी कहानी सुनाना चाहता है। तो इसी वजह से गाड़ी में बैठी बैठी वह मुस्कुराती रहती है और पिता अपने बेटे को कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है कि बेटा, समय था 1990 का। 1990 के दशक में हम लोग बिहार के अंदर रहा करते थे और मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था मोहनलाल। मोहनलाल की पहली शादी हो चुकी थी और उसको दो बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। बड़ा लड़का था और छोटी लड़की थी। वैसे तो मेरा नाम राजेश है, लेकिन मेरे दोस्त मोहनलाल और उसकी पत्नी मुझे प्यार से नन्हे नन्हे कहा करते थे और मुझे छोटे भाई की तरह प्यार दिया करते थे। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली थी और मैं किसी रोजगार को ढूंढ रहा था कि मुझे कोई अच्छा सा रोजगार मिल जाए जिससे मैं अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकूं। उसी दौरान हमारे अड़ोस पड़ोस वाले मेरी शादी की चिंता करने लगते हैं क्योंकि मेरे माता पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और उसके बाद से मैं इधर उधर अड़ोस पड़ोसियों के यहीं पर टाइम बिताया करता था।
लेकिन सबसे ज्यादा मैं मोहनलाल के यहाँ पर टाइम बिताया करता था। वह मेरा अच्छे से ख्याल रखा करता और बड़े भाई की तरह मुझे हर बात को समझाया करता। अब जब अड़ोस पड़ोस वाले शादी के लिए कहते हैं तो मैं भी अपनी शादी कर लेता हूं, लेकिन शादी के बाद मुसीबतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद अब मैं अकेला तो रह नहीं गया था, मुझे घर बसाना था और घर के अंदर घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैं इन्हीं सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान रहा करता और जब भी मैं मोहनलाल से इन बातों को किया करता तो वह कुछ ना कुछ सहारा मुझे दे दिया करता और कहा करता कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। इन सभी बातों से मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था और अब मुझे कुछ बड़ा करना था, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं और वहां पर रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करूं। मैं बाहर जाना चाहता था, लेकिन बाहर जाने के लिए भी पैसे लगते हैं और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसके बाद लगभग 1992 में मैं अपने दोस्त मोहनलाल के पास जाता हूं। वहां पर उनकी पत्नी शारदा भी बैठी हुई थी और हम दोनों पति पत्नी उनसे बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में मैं उसे बता देता हूं कि मुझे बाहर जाना है और बाहर जाने के लिए मुझे कुछ पैसों का इंतजाम करना है। मैं उनसे कहता हूं कि यार ऐसा कर, मेरी जमीन को बेच दे और उससे मुझे जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं अपना रोजगार चला लूंगा। लेकिन तभी मोहनलाल और उसकी पत्नी कहने लगते हैं कि अरे ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू जमीन को बेचने की बात कर रहा है, और वैसे भी उस टाइम पर जमीनों का इतना भाव नहीं था, जमीनों को लेकर भी राजी नहीं था। तो इसी वजह से वह लोग कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए तो मैं उनको बताता हूँ, लगभग 1000 यों का इंतजाम हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उन पैसों से मैं अपना रोजगार चला सकता हूँ। इसके बाद अपनी पत्नी के कुछ जेवर उसके पास रखे हुए थे, उन जेवर को लेकर एक सुनार के पास जाता है और वहां पर 1000 में उन जेवर को गिरवी रख देता है और जो पैसे उसे मिलते हैं उन पैसों को लाकर मेरे हाथ में थमा देता है। अब मैं जैसे ही अपने हाथ में पैसे देखता हूं तो अपने दोस्त से पूछने लगता हूं कि कहां से लेकर आए हो, तो वह बता देता है कि इसी तरह से तुम्हारी भाभी के जेवर मैंने गिरवी रख दिए हैं और बाद में मैं पैसा कमाकर उन्हें छुड़ा लूंगा। तुम कैसी भी चिंता मत करो और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। यह तुम्हारे पास पैसे हैं और इन पैसों को तुम्हें कभी भी देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और इतना हक तो मेरा बनता ही है। ऐसा कहकर उसने मुझे पैसे दे दिए और पैसे देकर वहां से जाने के लिए कह दिया। उसके बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर वहां से सीधा सूरत आ जाता हूँ और सूरत में आकर छोटा मोटा काम करने लगता हूँ। उस काम में मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। मेहनत करने के बाद मेरा जो काम है वह अच्छी तरह से चलने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और के साथ साथ मेरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बन जाती है, जिन कंपनियों को आजकल तुम देखा करते हो, और मैं ढेर सारी तरक्की करने लगता हूँ। लेकिन इन तरक्की के दौरान मैं अपने दोस्त को बिल्कुल ही भूल गया कि इस काम को चालू करने के लिए उसने मुझे पैसे दिए थे। अब जैसे ही उस दिन मैं बाहर बैठकर चाय पी रहा था और मेरा दोस्त उससे मिलने के लिए आया था, तो एकदम से मेरे दोस्त को देखकर मुझे अपने दोस्त की याद आ गई और उसके बाद मैंने फैसला किया उससे मिलने का। तो यह जो पैसे मैंने निकाले हैं यह पैसे उसी के बदले निकले हैं। इन पैसों को उन्हें दूंगा और कहूंगा कि यह तेरे ही पैसे हैं जो तूने मुझे दिए थे। इस बात को सुनकर बेटा एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि पिताजी आपने इस बात के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो पिता कहने लगता है कि बेटा तुम्हें कैसे बताते, हम इन बातों को पूरी तरह से भूल चुके थे, क्योंकि फिलहाल अब तक इन बातों को 20 साल हो चुके थे। 1992 में राजेश बिहार को छोड़कर सूरत गया था, लेकिन फिलहाल समय था 2012 का और पिता कहता है कि ना ही कोई हमारा संबंधी इस गांव के अंदर रहा करता है, जिसकी वजह से हमें उस गांव की याद आती रहती।
तो इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वह भी उस मोहन लाल जी से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और वह देखना चाहता है अपने पिता के उस दोस्त को जिस दोस्त की वजह से आज वह लोग इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। धीरे धीरे सफर तय होता और सफर तय करने के बाद लगभग शाम के समय वह लोग उस घर के पास पहुंच गए थे। बड़ी सी गाड़ी को लेकर वह मोहनलाल जी के घर के सामने खड़े हो गए थे और यह बात देखकर गांव के कुछ लोग उस व्यक्ति की तरफ बड़ी अजीब निगाहों से देखने लगते हैं, क्योंकि मोहनलाल जी के घर की हालत काफी ज्यादा खराब थी और फिलहाल देखने से लग रहा था कि कई सालों से इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई है। यह बात राजेश को भी महसूस होती है और इसके बाद वह अपनी गाड़ी से उतरता है और सीधा उस घर के अंदर जाने लगता है। गांव का माहौल था तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, तो राजेश अपने परिवार को लेकर सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर मोहनलाल और उसकी पत्नी बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से जैसे सूट बूट वाले व्यक्ति उनके घर में घुसते हैं तो एकदम से वह हैरान से हो जाते हैं। तभी मोहनलाल उनसे कहता है कि हाँ भाई, कौन हो और तुम इस तरह से घर के अंदर क्यों घुसे आ रहे हो। इस बात को सुनकर राजेश मुस्कुराने लगता है। इधर जो राजेश की पत्नी थी वह भी मुस्कुराने लगी थी। तभी जो राजेश होता है वह कहने लगता है कि साहब, यहाँ पर हमें किसी व्यक्ति से मिलना है। तो जो मोहनलाल होता है वह यह बात देखकर हैरान है, क्योंकि इस व्यक्ति के पहनावे से लग रहा था कि यह एक करोड़पति व्यक्ति है। तब भी यह उसे साफ कह रहा है तो वह कहने लगता है कि अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो साहब, तो तुम हो और हम साहब कैसे हो गए। तो राजेश कहने लगता है कि नहीं साहब, मेरे लिए तो आप ही साहब हो, अगर आप नहीं होते तो आज मैं नहीं होता। इसके बाद मोहनलाल कहने लगता है कि देखो भाई, मजाक मत करो, मजाक काफी हो गए और यह बताओ कि तुम हो कौन। तो जो राजेश होता है वह कहने लगता है कि साहब, वैसे तो मेरा नाम राजेश है, लेकिन प्यार से कुछ लोग मुझे नन्हे नन्हे कहकर पुकारा करते थे। अब जैसे ही मोहनलाल और उसकी पत्नी शारदा इस बात को सुनते हैं कि नन्हे नन्हे कहकर उसे कोई पुकारा करता था, तो एकदम से उन्हें नन्हे की याद आ जाती है और वह लोग गौर से देखकर पहचान लेते हैं कि यह वही नन्हे हैं जिसे उन्होंने 1000 रुपए दिए थे और वह इस गांव को छोड़कर चला गया था। तो एकदम से जो मोहनलाल जी होते हैं उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह भागकर एकदम से नन्हे को गले लगा लेते हैं। कहते हैं कि अरे नन्हे, तू तो पूरा बदल गया और देखने से बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा है। और जब मोहनलाल गले लगता है राजेश के, तो राजेश की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। अब जैसे ही माहौल थोड़ा सा शांत होता है तो उसके बाद जो राजेश की पत्नी होती है वह एकदम से मोहनलाल जी के पैर छूने लगती है। अब गांव के कुछ लोग यह सब कुछ देखकर चौकन्ना हो गए थे और वह घर के अंदर ताका झांकी कर रहे थे। जैसे ही वह देखते हैं कि वह करोड़पति व्यक्ति गाड़ी में बैठकर उनके घर पर आया है और उसके बाद उसकी पत्नी इन गरीब लोगों के पैर छू रही है, तो वह लोग भी हैरान हो जाते हैं और घर की दीवारों से कान लगाकर सुनने लगते हैं। तभी जो मोहनलाल जी की पत्नी होती है वह कहने लगती है कि अरे, इसी तरह से खड़े खड़े बात करोगे या इनको बैठने के लिए भी पूछोगे। इसके बाद जो मोहनलाल जी होते हैं उन सभी को बिठाते हैं और बिठाने के बाद उनसे हालचाल पूछने लगते हैं। तो जो राजेश होता है वह मोहनलाल जी को अपने बारे में पूरी बातें बताता है और कहता है कि गुजरात के सूरत में मेरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वहां पर रहकर मैं बहुत अच्छी जिंदगी जिया करता हूं, लेकिन तुम बताओ, तुम्हारा क्या हालचाल है और यह आप लोगों ने अपना क्या हाल बना रखा है। इस बात को सुनकर मोहनलाल और उसकी पत्नी एकदम से खामोश से हो जाते हैं और उनके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई देने लगती है। तभी जो राजेश होता है वह मोहनलाल का हाथ अपने हाथ पर रखता है और कहता है कि दोस्त, तू बेशक से मेरा दोस्त है, लेकिन तू मेरे लिए बड़े भाई से कम नहीं है, क्योंकि शायद अगर तू मेरी उस टाइम पर मदद नहीं करता तो मैं इतना बड़ा
व्यापारी नहीं बन पाता और मेरे इतने बड़े बिजनेस नहीं हो पाते। अगर तुम्हें कैसी भी कोई समस्या है तो तुम बेझिझक होकर मुझे बता सकते हो। आखिर क्या हुआ है ऐसा जो तुम्हारी हालत ऐसे है? तो उसके बाद जो मोहनलाल जी होते हैं वह अपने बारे में उसे बताने लगते हैं। कहते हैं कि जब तू यहाँ से चला गया था तो हमने 10,000 रप दे दिए थे। तो उसके बाद हम दोनों पति पत्नी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उन जबरों को तो छुड़ा लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे परिवार के अंदर बहुत कुछ चेंज होने लगता है। मेरी तबीयत खराब होने लगती है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा और साथ में बेटी जवान होने लगती है। धीरे धीरे मैं बीमार रहने लगा और बीमारी के कारण मुझसे कमाने के लिए नहीं जाया जाता है। मेरा बेटा जो कि बाहर मेहनत मजदूरी किया करता है और मेहनत मजदूरी करने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है, लेकिन कैसे भी कर ले इतना पैसा वह कहाँ से जोड़ सकता है? जो भी पैसे वह कमाया करता है उन पैसों से घर का खर्च चला करता है और साथ में मेरी बीमारी का इलाज भी हुआ करता है। मैंने अपनी बेटी को उसके मामा के यहाँ पर छोड़ रखा है ताकि घर का खर्च कुछ कम हो सके। और इन बातों को बताते हुए मोहनलाल जी एक एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगते हैं और उनकी पत्नी शारदा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो राजेश और उनकी पत्नी दोनों उनको संभालते हैं और उसके बाद उस ब्रीफ केस को, जिस ब्रीफ केस के अंदर ढेर सारे रुपए थे, उसको उनके सामने रखते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं तो तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे पैसों को लेकर आया था, लेकिन लगता है अब तुम कि इनकी कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद मोहनलाल कहने लगता है, अरे भाई, मैंने तुमसे कह तो दिया था कि यह कोई कर्ज नहीं है, यह तो हमारा प्यार है जो हमने तुम्हारे लिए किया था। वह लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे और तभी यहाँ पर जो मोहनलाल जी होते हैं उनका बेटा आ जाता है जो कि अब तक मजदूरी कर रहा था। और इसके बाद जैसे ही वह घर के अंदर इन लोगों को बैठे देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है। तभी मोहनलाल जी अपने बेटे को इशारा करते हैं और उसे अपने पास बुलाकर बिठा लेते हैं। वह राजेश से कहते हैं कि राजेश, यह है मेरा बेटा जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है। तो राजेश मोहनलाल जी के बेटे से पूछने लगता है कि बेटा, तुम क्या किया करते हो? तो वह कहता है कि अंकल जी, पढ़ाई लिखाई तो की थी, लेकिन परिवार की कंडीशन की वजह से मुझे मेहनत करना ही अच्छा लगा, तो मैं मेहनत किया करता हूँ, साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर राजेश उसे शाबाशी देता है और कहता है कि बेटा, मेहनत करते रहो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो जो मोहनलाल का बेटा होता है वह अपने पिता से इन सभी चीजों के बारे में पूछना चाहता है कि यह लोग कौन हैं और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, और यह भाव उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। राजेश इन भावों को पढ़ लेता है और तभी वह मोहनलाल के बेटे को बता देता है कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या जानना चाहते हो और जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो उन सभी चीजों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद राजेश उठने लगता है, लेकिन तभी मोहनलाल कहता है कि कहाँ ले जा रहे हो तुम इसे? तो वो कहता है कि मेरे बीवी बच्चे यहीं पर हैं, तो चिंता मत कर, तेरे बच्चे को किडनैप नहीं करूंगा, बस मुझे इससे कुछ काम है। ऐसा कहकर वह मोहनलाल के बेटे को अपने साथ बिठा है और वहां से गाड़ी लेकर चल देता है। वह मोहनलाल के बेटे से उसके मामा के यहाँ का एड्रेस पूछता है और वहां से वह लोग सीधे मोहनलाल के ससुराल पहुंच जाते हैं और वहां से उसकी बेटी को अपने साथ लेकर वापस उसी घर में आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद राजेश उनसे कहने लगता है कि दोस्त देखो, बहुत हो गया, अब तुम्हें इस तरह से जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास ढेर सारा रुपया पैसा है, अच्छा ही बड़ अकान बना पड़ा है सूरत के अंदर, तो अब तुम लोग मेरे साथ वहीं पर चलोगे और वहीं पर जीवन व्यतीत करोगे।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चों को मजदूरी भी बहुत कम मिला करती है। वहाँ पर किसी न किसी कंपनी में तुम्हारा बेटा मेरी में काम कर लेगा और वहीं पर मेरे साथ जीवन को व्यतीत करो। मैं तुम्हारी बेटी की भी वहीं पर शादी कराऊंगा। अब यह बातें सुनकर मोहनलाल कहने लगता है कि नहीं यार, हम यहीं पर ठीक है, तू ही वहीं पर बना रह और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब जो मोहनलाल का बेटा है वह अभी तक भी संतुष्ट नहीं है और उसे नहीं पता कि यह कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है, और इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर मेरे पिता के पास क्या कर रहा है। तो उसके बाद में पूछ ही लेता है कि अंकल जी आप हो कौन और हमें अपने साथ ले जाने के लिए क्यों कह रहे हो। तो जो राजेश होता है वह उसे बता देता है कि बेटा मैं इसी तरह से तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ और इसी गांव का रहने वाला हूँ। अब गांव वाले जो बाहर से इस बात पर निगाह हटाए हुए थे उन लोगों को भी पता चल जाता है कि यह कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। तो गांव के कुछ गंवार लोग वहां पर आते हैं और आने के बाद उससे अपनी जान पहचान बढ़ाने लगते हैं। राजेश इन सभी बातों को समझ गया था और वह कहने लगता है कि ठीक है, आप जो भी कह रहे हो वह सभी बातें ठीक हैं, लेकिन फिलहाल मुझे अपने दोस्त को अपने साथ ले जाना है। तो राजेश का दोस्त मोहनलाल कहने लगता है कि भाई अभी तो रात हो गई है, कल सुबह देखते हैं। आज रात तुम यहीं पर रुको और कल सुबह देखते हैं कि क्या होना है। ऐसा कहकर मोहनलाल राजेश के परिवार और राजेश को वहीं पर रोक लेता है और रात भर वह आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। रात भर में उन लोगों ने तय कर लिया था कि वह लोग वहीं पर चले जाएंगे और वहीं पर अपनी आगे की जिंदगी बिताएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह जो राजेश होता है पूरे परिवार को लेकर वहां से सूरत अपने घर में आ जाता है और वहीं पर उन्हें आदर सम्मान के साथ रखने लगता है। राजेश ने मोहनलाल की बेटी की शादी एक बहुत ही बड़े घर में तय कर दी थी और बेटे को कंपनी के अंदर बहुत बड़ा मैनेजर बना दिया था। कुछ दिनों बाद मोहनलाल के बेटे की भी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसकी जो पत्नी आती है वह भी उसी घर के अंदर रहने लगती है। इसके बाद मोहनलाल का बेटा अपने लिए एक अलग से मकान खरीदता है और उसके अंदर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। मोहनलाल और उसकी पत्नी शारदा कभी अपने दोस्त के यहाँ पर रहा करते तो कभी अपने बेटे के यहाँ पर रहा करते हैं और अच्छी तरह से अपने समय को व्यतीत करते हैं। अब गांव वाले भी जान चुके थे कि हमारे यहाँ का एक व्यक्ति वहाँ पर बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया है, तो गांव से भी कुछ लोग उसके पास आने लगते हैं अपने अपने बच्चों की सिफारिश लेकर और कहते हैं कि हमारे बच्चों को भी कंपनी में काम दे दो ताकि वह भी अपने भविष्य को बेहतर कर सके। तो वह गांव के कुछ व्यक्तियों को वहां पर लगा लेता है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। और फिलहाल 2014 में मोहनलाल जी की मौत हो चुकी है। उसका बेटा सूरत के अंदर वहीं पर रहा करता है और उसके 3 बच्चे हैं। राजेश के बेटे की भी शादी हो गई है और शादी होने के बाद उसके 2 बच्चे उसके साथ रहा करते हैं। राजेश का बेटा और मोहनलाल का बेटा भी इसी तरह से एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं और मोहनलाल का बेटा राजेश के बेटे को छोटा भाई समझा करता है। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।